सादर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इसलिए हमारा विषय उसी से संबद्ध है। हमारा विषय है कमतर क्यों नारी, किसकी जिम्मेदारी। विषय थोड़ा प्रिय लग सकता है, इसका संदर्भ और भी ज़्यादा प्रिय लग सकता है। एक सामान्य तौर पर मान्यता है और इसकी पुष्टि भी इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के आयोजन के साथ ही होती है कि कुल आबादी में आधी जिसकी हिस्सेदारी है अर्थात महिला, वो कुल मिलाकर समाज में 2 दर्जे का स्थान रखती है। क्यों रखती है? सामान्य तौर पर दलील दे दी जाती है कि पितृसत्तात्मक समाज है, पुरुषों का वर्चस्व है और पुरुष अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते, अपने अहंकार के चलते नारी को 2 दर्जे पर ही रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या सच्चाई यही है? जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर दृष्टिपात कीजिए और फिर महसूस कीजिए कि वाकई नारी की वर्तमान स्थिति के लिए पुरुष जिम्मेदार है या स्वयं नारी जिम्मेदार है। क्या स्त्रियों ने स्वयं ही स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर रखा है, उसने नारी को अधोगति की ओर नहीं पहुंचाया है? क्या यह अपने आप में हास्यास्पद नहीं है कि अगर कोई महिला विवाह होकर ससुराल पहुंचती है तो उसकी अदावत ससुर से कम होती है, सास से जरूर होती है। जब किसी घर में बेटी पैदा होती है तो सबसे पहले चेहरा किसका बनता है? अपने आसपास के परिवेश पर दृष्टि डालें तो साफ समझ में आता है जो घर की महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा ताने देती हैं। और तो और जिसने जन्म दिया वह खुद भी निराश हो जाती है अगर बेटी का जन्म हो जाता है। ये बहुतायत में है, अपवाद हो सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी अगर दृष्टिपात करें जहाँ पर नारियों ने ऊंचाई हासिल की है, सफलता हासिल की है, तो आप सामान्य तौर पर अनुभव करेंगे कि उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को बढ़ावा देने के, तरक्की कराने के संदर्भ में क्या ईमानदार कोशिश की है या उसके प्रति प्रतिस्पर्धा का भाव रखा है। हम सामान्य तौर पर अनुभव यही रखते हैं, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में स्त्रियों ने स्त्रियों के प्रति एक प्रतिद्वंदिता का भाव रखा। उन्होंने अपनी इस जिम्मेदारी को क्या वाकई महसूस किया कि एक स्त्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी जवाबदारी बनती है कि वह महिलाओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात छोड़ दें, लेकिन पूरे दुनिया के अंतर्गत स्थिति यही है और इसीलिए नारियों की स्थिति इस कदर कमतर है। क्या ये अपने आप में अचंभे की बात नहीं है? हम भारत की बात छोड़ दें, अमेरिका जिसे सबसे विकसित राष्ट्र माना जाता है, सुसभ्य राष्ट्र के तौर पर भी दावा किया जाता है, महिला अधिकारों की सर्वाधिक बात वहाँ से निकलती है, उस अमेरिका में अपने 250 साल के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक एक महिला राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित नहीं हुई। कुल जमा हिलेरी क्लिंटन ने अगर चुनाव लड़ा भी तो उसे भी वहाँ की जनता ने स्वीकार नहीं किया, जिसमें स्वयं महिलाओं की हिस्सेदारी बराबरी की। तो आज हम इसी संदर्भ में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि महिलाओं के प्रति इतना दुराग्रह क्यों है, महिलाओं को महिलाओं की तरक्की से इतना परहेज क्यों है, महिलाओं के संदर्भ में इतना ज़्यादा नाराजगी का भाव क्यों रहता है। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाई हासिल कर चुकी 5 जिम्मेदार महिलाएं हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और इस संजीदापूर्ण विषय पर कुछ गंभीर बात करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र कहता है कि द प्लेयर एनविस ओनली द प्लेयर, द पोएट एनविस ओनली द पोएट। अर्थात खिलाड़ी को केवल खिलाड़ी से ईर्ष्या होती है, कवि को केवल कवि से ईर्ष्या होती है। विलियम हेजल्ट ने जो ये बात कही थी वो क्या महिलाओं के संदर्भ में सटीक नहीं बैठती है? महिलाओं की तरक्की से ही इतनी परेशानी क्यों हो जाती है, खासतौर पर तब जब वह अपने आसपास या संपर्क की महिला होती है। दूर से कोई जना अगर सफल हो रहा है, अगर इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बन रही हैं तो तमाम महिलाएं दूर से खड़े होकर ताली बजाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी पड़ोस की ही महिला अगर विधायक बनने जा रही है तो जिस प्रकार का सौतिया ढाह उत्पन्न होता है उसको हम अपने आसपास बड़ी शिद्दत के साथ महसूस करते हैं। क्यों? समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस गंभीर चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ सुतापा सान्याल जी हैं, पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश की। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता भी हैं। हमारे साथ हर्षिता पांडे जी हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, छत्तीसगढ़ की भाजपा नेत्री हैं। कमलेश जैन जी हैं हमारे साथ में, मुखर आवाज़ हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में। और इन सब के बीच में शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी हुई डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंदा जी हैं जो प्रिंसिपल हैं दिल्ली के प्रतिष्ठित मिरांडा हाउस कॉलेज की। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं सुतापा जी से ही करना चाहूँगा और सुतापा जी से ही समझना चाहूँगा कि महिलाओं के प्रति जो ये नज़रिया है, क्या आप इससे इत्तेफाक रखती हैं? क्या आप मानती हैं कि महिलाओं की समाज में और बेहतर स्थिति हो सकती थी बशर्ते महिलाओं ने अपनी बिरादरी के संदर्भ में वो संवेदना, वो संजीदगी जाहिर की होती?
हम अमूमन देखते हैं कि अगर घर में बेटी का जन्म हो जाता है, पुरुषों के चेहरे बाद में लटकते हैं, घर की महिलाओं के चेहरे पहले लटक जाते हैं। उन्हें अखर जाता है हमारे बीच में हमारी बिरादरी से एक और क्यों आ गया। इस दर्द के संदर्भ में, इस शाश्वत सत्य के संदर्भ में सुतापा जी कुछ कहेंगे आप? नमस्ते एंड थैंक यू कि आपने हमें इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया जी। ये जो आप बात कह रहे हैं ये हर जगह नहीं लागू होता है, राइट जी। सी सर्टेन प्लेसेस हो सकता है, लेकिन महिलाओं को भी सपोर्ट करती है। आप सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देखिए जी। वो कम्युनिटीज भी होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैट्रियार्कल जो मेरी समझ में आ रही है बात, जो ये पैट्रियार्कल सोसाइटी है ये कभी कभी ये इतना ज्यादा हम लोगों सबके माइंड में इनग्रेन्ड है, ठीक है ना, कि कभी कभी लगता है, और ये कुछ महिलाओं को भी लगता है, सबको नहीं, मेनी women आर वेरी वेरी सपोर्टिव ऑफ अदर women, ऐसा भी नहीं है जी। तो वो जहां आपको दिखता है वो शायद इस मारे होता है कि जो पैट्रियार्कल सिस्टम है उसको हम जारी रखें क्योंकि उसके फायदे बहुत है। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी होती है, पर ये हर जगह नहीं है। और आप यकीन मानिए एज वी प्रोग्रेस ये चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं। जहां तक आप कंपटीशन की बात कर रहे हैं, देखिए ये महिलाओं में भी हो सकता है, पुरुषों में भी हो सकता है। हर पुरुष हर अगले पुरुष की भी तरक्की नहीं चाहता है, राइट। दीज आर इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट्स। जहां भी ये है, वो चाहे पुरुष ऐसा सोच रहा हो या महिला सोच रही हो, इस सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है, तभी पूरा समाज। और एंड आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो महिला और पुरुष में हम लोग बांटते हैं समाज और फिर हम उस पर चर्चा करते हैं, ये महिला और पुरुष की बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स की बात है जी। कोई पुरुष भी अगर पैट्रियार्कल सोसाइटी और पुरुषों को भी बहुत नुकसान पहुंचाता है, उनके लिए ना एक मैस्कुलिनिटी, एक नेगेटिव मैस्कुलिनिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, हम लोग क्यों बोलते हैं यार लड़का हो, चूड़ी पहन रखी है क्या, क्यों रोते हो जी। तो ये तो पुरुष भी बोलते हैं, पीयर प्रेशर तो पुरुषों का भी पुरुष पे होता है। तो ये चीजें इंडिविजुअल है और हर एक को सतर्क रहना चाहिए इन चीजों के प्रति। नंबर 2, इंसान में इम्प्लिसिट बायस होता है, हम लोग प्रेजुडिस्ड होते हैं कई चीजों को लेके, हम भी हैं आप भी हैं, ठीक है, लेकिन हम और आप अगर इस चीज के प्रति अवेयर ना हो तो हम वही गलतियां फिर से करते जाएंगे। तो ये अवेयरनेस की भी बात है, सेंसिटिविटी की भी बात है और खुद को ट्रेन करने की भी बात है। हाँ, हर तरह के लोग दुनिया में है तो हर तरह की बात भी होगी जी। लेकिन मैं सुधा भाई थोड़ा वास्तविकता के करीब रहने की कोशिश करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आप तो पुलिस अधिकारी रही हैं, बहुत प्रतिष्ठित अधिकारी रही हैं। हम दहेज प्रताड़ना के केसों में ही अगर देख लें, क्या आपने कभी देखा कि कोई दहेज प्रताड़ना का केस ऐसा आया हो जिसमें महिला ने शिकायत दर्ज कराई हो अपने ससुराल के संदर्भ में और अपनी सास और ननद का नाम उसमें शामिल ना किया हो? उसमें आता हो कि नहीं सास तो मेरी ठीक थी, मेरी ननद तो ठीक थी, ये ससुर ने, पति ने और जेठ ने ही प्रताड़ित किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि महिलाओं के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रताड़ना के केसेस कैसे हैं? घरेलू हिंसा के संदर्भ में, घरेलू प्रताड़ना के संदर्भ में, और 90% से ज़्यादा शिकायतों में महिलाओं की सहभागिता आरोपों के संदर्भ में रहती है। क्या इस सत्य को आप इनकार कर दें कि आप नहीं मानती कि महिलाओं के संदर्भ में महिलाओं को जितना संवेदनशील होना चाहिए, कहीं ना कहीं उस स्तर पर संवेदनशीलता का अभाव है समाज में, और इसलिए महिलाओं के संदर्भ में चुनौती ज्यादा बड़ी है? देखिए, सेंसिटिविटी की, संवेदनशीलता का अभाव ओवरऑल है जी। अब ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो महिलाओं में भी होगा, पुरुषों में होगा जी, ठीक है ना, लेकिन एक ही मापदंड से हम सबको नहीं नाप सकते हैं। ये मेरा ये मानना है और ये कहना भी, और ये हमने देखा भी है। कई परिवार ऐसे होते हैं जिसमें जो आप कह रहे हैं उस माहौल की प्रधानता होती है। कई परिवार ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही एनलाइटेंड परिवार होते हैं, वो अपने बच्चों को, ठीक है, बेटा हो या बेटी हो, दोनों को बराबर से मानते हैं, डॉटर इन लॉ हो, सन इन लॉ हो, उनको बराबर से मानते हैं। तो अब इसकी तो अगेन हमने कहा ये एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी ट्रेट है। हमें कई लोग कहते हैं कि आप बोलती हैं कि पुलिस स्टेशन में महिलाएं होनी चाहिए, ठीक है, ज्यादा महिलाओं को फोर्स में आनी चाहिए, लेकिन कई पुलिस स्टेशन में जो महिलाएं भी होती हैं वो इक्वली उस हिसाब से बात करती हैं, फाउल माउथ होती हैं, गाली गलौज भी करती हैं।
अब यहाँ क्या हो रहा है देखिए, ये अलग अलग सिचुएशंस है, लेकिन देखिए क्या यहाँ इंटरप्ले हो रहा है जी। अब ये जो महिलाएं हैं, ये जो पुलिस में जो महिलाएं हैं, जो कांस्टेबल्स हैं या सब इंस्पेक्टर जो थाने में रहती हैं, वो मेजर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो सरवाइव करने की कोशिश कर रही हैं, वो फिट इन करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, उनको लगता है कि इस पिक्चर में अगर हम फिट इन हो जाएं, जहाँ की गाली गलौज का माहौल है, तो हम बहुत सक्सेसफुल कहलाएंगे। वो ये भूल रही हैं कि वो अपने साथ जो डाइवर्सिटी, जो विविधता ला रही है, उसमें जो खूबी है, वो खूबी औरों की तरह बनने में नहीं है। तो ये बहुत सारी, ये कोई लीनियर एक सोल्यूशन नहीं है, ना ही लीनियर प्रॉब्लम है। इसमें ऊपर नीचे आपको हर जगह मिलेगा, हर तरह के लोग मिलेंगे, कुछ महिलाएं भी ऐसी मिलेंगी और कुछ पुरुष भी मिलेंगे। तो सुतापा जी कुछ हद तक इत्तेफाक रखती है, लेकिन उनका कहना है कि आप इसे सार्वभौम रूप से लागू नहीं कर सकते हैं। ये आपको पुरुषों में भी देखने को मिलेगा, लेकिन क्या वाकई बात इतनी सरल है? मेरे पास राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई 2 महिलाएं इस पैनल का हिस्सा हैं। अनुमा आचार्य जी के संदर्भ में मुझे सहूलियत है, वो राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं, सेना से भी जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से पूछ लेता हूँ, क्या वाकई आप इत्तेफाक नहीं रखती हैं कि महिलाओं ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में कंजूसी की है? महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में मंच से बात करना अलग बात, महिलाओं के मुद्दों पर लेख लिखना अलग बात, लेकिन अपने अगल बगल में अगर महिला है और अगर वो तरक्की कर रही है तो उसके संदर्भ में प्रतिद्वंद्विता का भाव, उसके संदर्भ में दीगर कारण खोजने की बात, ये क्या वास्तविकता नहीं है? अगर आपके अगल बगल में काम कर रही महिला को तरक्की मिल रही है तो उसके दूसरे कारण योग्यता के स्थान पर ढूंढने के, अपने बॉस के साथ उसके संबंध या दूसरे तरीकों के माध्यम से उस पर सवाल उठाने की फितरत क्या इस सत्य से इनकार करेगी? पहला सवाल अनुमा जी। दूसरा, राजनीतिक क्षेत्र के संदर्भ में बात करें, पुरुषों के संदर्भ में लगातार देखने में आता है कि फलाने नेता ने फलाने अपने फॉलोअर को बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन महिलाओं के संदर्भ में मैं तलाशने की कोशिश करता हूं तो सारी महिला नेत्रियों की परस्पर शिकायत ये रहती है कि अब उनके रहते हमारे लिए गुंजाइश नहीं है, वो तो हमें बढ़ने नहीं देंगी। जहां एक महिला नेत्री शिखर पर पहुंची तो बाकी के संदर्भ में कैसे वो ना आए, इसकी व्यवस्था की जाती है। ये हम अपने सार्वजनिक जीवन में देखते हैं। अनुमा जी, आपका अनुभव, आपका विचार। हिमांशु जी, आज महिला दिवस के दिन आप मतलब मुझे अपनी एज बतानी पड़ रही है, पर मैं बताऊंगी क्योंकि आधी शताब्दी पहले मेरे घर में जब मैं पैदा हुई थी तो मेरी दादी जी ने और नानी जी ने दोनों ने 2 बार बधाइयां बजवाई और उनको बड़ी डांट पड़ी थी कि भाई कोई लड़की होने पर भी बधाइयां बजवाता है। पर वो दोनों एक सशक्त महिला थी। मेरी नानी अपने समय में वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर थी और वो क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर बन के रिटायर हुई। तो मेरे घर में मैं उस बारे में सौभाग्यशाली हूं कि मुझे एक तो टिपिकल जो एक ईर्ष्या वाला जो माहौल होना चाहिए या जो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, और आपके एक शब्द से मुझे उज्र भी है, सौतिया डाह जैसे शब्द का आपने प्रयोग किया, तो मुझे ये लगता है कि ऐसी एक फीलिंग ऐसी क्यों होना चाहिए, क्योंकि एक बात तो बिल्कुल जायज है कि शिक्षा का अधिकार महिलाओं तक उस तरह नहीं पहुंचा जिस तरह पुरुषों को मिला। और जो शिक्षित महिलाएं हैं, मैंने उनका व्यवहार देखा है। जब मैं भारतीय वायुसेना में थी तो मेरी जो कोर्समेट्स हैं, जो हमारी सीनियर्स थी, वो तो हमको गाइड करती थी कि देखिए वो पहली बार पुरुषों के लिए क्षेत्र खुला था, तो किस तरह से हमको अपना रास्ता बनाना है, क्या क्या हमको नहीं करना चाहिए, कहाँ हम क्या कर सकते हैं, कौन से हम प्रिविलेज मांग के ले सकते हैं और कौन से हम बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो वो जनरली इस तरह की चीजें वो हमें बताती थी। सीनियर्स जो थी, जो साथ के थे, उनको कभी ईर्ष्या नहीं हुई क्योंकि सब अपने अपने चीजों में माहिर थे, सबका अपना क्षेत्र था। जैसे मैं लॉजिस्टिक्स अधिकारी थी और हम 6 महिला अधिकारी थे। आज उनमें से ज्यादातर रिटायर्ड है जी। और आज हम में से कुछ लोग उनके एक मिशन है, जैसे मेरा एक मिशन है, मेरी दूसरी एक कोर्समेट है नीलू खत्री, वो बहुत अच्छा एविएशन इंडस्ट्री में कर रही हैं और काफी अच्छा नाम कमा रही, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये तो बात हुई एयरफोर्स की। उसके बाद परिवार में आप देखिए तो परिवार में भी इस तरह का माहौल नहीं था जो जिसमें ईर्ष्या जैसी कोई बात हो। और उसके बाद मैंने अपने पति के दोस्तों के बीच में देखा कि कुछ पढ़े लिखे परिवार ऐसे हैं कि अपनी जो जिनके यहाँ बेटे की शादियां हुई हैं, उनकी बहुएं उनकी फ्रेंड्स की तरह रहती हैं। तो जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, इस तरह की चीजें नहीं दिखने को मिलती हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की,
तो मैं एक बात बड़े गर्व से बताना चाहूंगी कि अब तक मैं जिन भी महिलाओं से मिली, और कुछ के मैं नाम लेना चाहती हूँ कि मीनाक्षी नटराजन है, या अलका लांबा है, या रागिनी नायक है, और बाकी कुछ यंगस्टर्स भी हैं, अपनी बंसल है, एक एडवोकेट हैं, और उसके अलावा भी जो लोग भी मुझे मिले, हमारे मध्य प्रदेश से विभा पटेल हैं, ये सारी महिलाएं एक दूसरे का साथ बनके, संबल बनके आगे बढ़ती हैं। ये किसी के रास्ते में आड़े नहीं आती। सबका अपना मिशन है, पर सबको मालूम है उनकी क्या क्वालिफिकेशंस है। तो मुझे राजनीति में इस तरह की चीजों का, क्योंकि मैं तो बहुत नई भी हूं और मैं सीखने को भी तत्पर हूं। हाँ, अगर मैं किसी हेकड़ी से आती कि मेरे उस लाइफ में या उस मेरे एपिसोड में, उस इनिंग में मैं ये थी और उसके बाद में, तो शायद प्रॉब्लम होती। लेकिन जब दोनों तरफ से बातचीत समझदारी की हो, तो मैं नहीं समझती कि ईर्ष्या की बात होती है। और मैंने महिलाओं को एक दूसरे को आगे बढ़ाते देखा है, चाहे वो मेरा वायुसेना का एक्सपीरियंस रहा हो, चाहे परिवार का रहा तो हो। अनुमा जी, मैं बीच में रुकते हुए माफी के साथ में आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपका मानना है कि महिलाएं अगर समाज में 2M स्त्री को प्राप्त हैं, कमतर स्त्री को प्राप्त हैं, और ये बात तो स्वाभाविक तौर पर आंकड़े इसकी गवाही देते हैं, तो केवल पुरुष ही इसके संदर्भ में जिम्मेदार है? आपका आकलन इस बात पे, आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं कि महिलाओं ने महिलाओं को रोकने की कोशिश की है, महिलाओं ने महिलाओं के लिए परेशानी पैदा की है, महिलाएं महिलाओं की प्रगति में बाधक बनी हैं? शिक्षा के संदर्भ में आप जिम्मेदार ठहरा रही हैं। जिस रशिया से शुरुआत हुई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में अवकाश की 1917 से आज तक, उस रशिया में कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बना। जिस अमेरिका की प्रगति के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में हम इतनी कहानियां कहते हैं, वो अमेरिका आज तक एक महिला को अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं हुआ राष्ट्रपति के संदर्भ में। तकरीबन 200-250 साल का इतिहास है। शिक्षा की कमी भारत के संदर्भ में सिद्धांत हो सकता है, पर ये पूर्ण विकसित राष्ट्र भी महिलाओं के संदर्भ में इतना परहेज रख रहे हैं। कौन जिम्मेदार? हिमांशु जी, यहाँ तो मैं पैट्रियार्की को ही पूरा ब्लेम करूंगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना में और सेनाओं में आज महिलाएं इतने दिनों से आ चुकी हैं, लेकिन उनमें से कम 4-5 हजार महिलाएं जो हैं, 4-5 हजार नहीं तो 3,000 तो मैं कह ही सकती हूँ, तीनों सर्विसेज मिला के वो एक पक्षपात का शिकार हुई है। ग्लास सीलिंग नहीं तोड़ पा रही, क्योंकि जो शुरू के 15 साल उनके शॉर्ट सर्विस कमीशन के रहे, उसमें उनको ठीक से अप्रेजल्स नहीं मिले, और जब वो दोबारा परमानेंट कमीशन की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट में पहुंची और जीत कर आई, तो वो पूरा समय उनके हाथ से जा चुका था। तो यहाँ पर मैं मानती हूँ कि यहाँ पर पुरुष ही जिम्मेदार थे, पूरा ऑर्गेनाइजेशन और संस्था जिम्मेदार थी कि बहुत सी महिलाएं, कम से कम मुझसे पीछे के, मेरी ब्रांच में 12 कोर्सेज के बाद एक महिला अधिकारी का प्रमोशन हो पाया है, और गलती किसी की नहीं थी। इसी तरह इन राष्ट्रों में भी ये पैट्रियार्की है, उसका आप दोष महिलाओं को नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है कि जैसे हम फौज में काम करते हैं, तो हमें अपनी कुव्वत का डबल से काम करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो हर चीज में कह देंगे अरे वो महिला। तो अनुमा जी का मानना है पुरुष ही जिम्मेदार है महिलाओं की स्थिति के लिए। महिलाएं अगर अपने मुकाम पर नहीं है, अपने स्थान पर नहीं है, तो इसके लिए महिलाओं को आप जिम्मेदार मत ठहराइए। पुरुषों की मानसिकता, पुरुषवादी समाज इसके लिए जिम्मेदार है। मेरे साथ में कमलेश जैन जी हैं, अधिवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत मुखर रहती हैं। आप भी इसी रास्ते पे जाना चाहती हैं कमलेश जी? महिलाओं के संदर्भ में आप दोषारोपण मत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, क्या आप महिलाओं के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हम सब ने तो बढ़ाने की बहुत कोशिश की, ये पुरुष ही इतने घटिया हैं, इस प्रकार की मानसिकता के साथ है, जिन्होंने हमें बढ़ने नहीं दिया है। नहीं तो आपके स्तर पर तो कौन सी महिला जैसे बढ़ाने की कोशिश की? इसी विचार के साथ है कमलेश जी? जी हाँ, मेरा अनुभव तो ये है कि जैसे न्यायपालिका में जी थोड़ा सपोर्ट तो उन लड़कियों को या उन लड़कों को, दोनों को ही मिलता है जी, जिनकी फैमिली से जजेस हैं जी, या जिनकी फैमिली से सीनियर एडवोकेट्स हैं जी, या पॉलिटिशियंस हैं जी। तो उसका असर लड़के लड़की दोनों पर ही पड़ता है। हम लोगों के यहाँ पर इतना, और अपनी जो इंडिविजुअल ताकत है, इंडिविजुअल प्रतिभा है जी, उसका बहुत बड़ा हाथ है, उसके सामने सब हार जाते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूंगी, मैं तो किसी खानदान से नहीं आई हूँ जी, मैं किसी जज की फैमिली से नहीं हूँ, किसी एडवोकेट की फैमिली से भी नहीं हूँ, अपने खानदान में पहले एडवोकेट हूँ। और मैंने जो किया है अपने बल पे किया है, तो मैं कहूँगी अपनी प्रतिभा ये सबसे बड़ी चीज है। आप जहाँ पहुँचते हो उसके लिए आपकी अपनी प्रतिभा बहुत जरूरी है जी। यदि वो है तो आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता। हाँ, ये अलग बात है कि आप किसी पोस्ट पे ना आए, जी,
ये अलग बात है कि आप किसी डिपार्टमेंट के वकील ना बने, लेकिन इंडिविजुअली आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हो। तो अंततः तो अपनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, कितने भी कानून हो जाएं, कितना भी समाज कुछ हो जाए और कितना भी परिवार भी मजबूत हो, लेकिन अंततः हमें अपनी ताकत, अपनी प्रतिभा और अपनी लगन को आगे लाना पड़ता है। जी, अपनी प्रतिभा, अपनी ताकत तो अपनी जगह कमलेश जी, लेकिन आप मूल विषय के संदर्भ में कहीं तो स्पर्श कीजिए। मुद्दा यह है हमारे विचार का, हमारी चर्चा का, कि क्या महिलाएं अपने आप में अपने तौर तरीकों से महिलाओं के संदर्भ में बाधक नहीं रहती हैं? क्या उनकी टिप्पणियां, क्या उनकी सोच, क्या उनके तरीके महिलाओं को तरक्की में बाधक नहीं बनते हैं? बनते हैं। यदि वो प्रभावशाली महिला है तो बन जाते हैं, या महिला की शिकायतें कर सकती है, उसके बारे में कुप्रचार कर सकती है जी, किसी को इन्फ्लुएंस कर सकती है कि अच्छी नहीं है और ये इसमें ये दुर्गुण है, वो दुर्गुण है, और सब कुछ एक तरफ जी, स्त्री का जो आचरण है, जो चरित्र है जी, उस पर भी लोग छींटे डालने में कोई कमी नहीं करते। स्त्रियां भी हैं, पुरुष भी हैं। तो कमलेश जी कहीं ना कहीं विचार के नज़दीक पहुंच रहे हैं और मैं इस विचार को और विस्तार देने की कोशिश करता हूं। मेरे साथ हर्षिता जी भी हैं और डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंदा जी भी हैं। मैं हर्षिता जी के पास बाद में जाऊंगा, पहले डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंदा जी से इसलिए बात करना चाहता हूं कि वो शैक्षणिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। देश का बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है मिरांडा हाउस। उनका अपना अनुभव क्या कहता है? क्या आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वाकई महिलाओं ने अगर थोड़ी मुखरता दिखाई देती और उदारता दिखाई होती तो महिलाओं की स्थिति समाज में और बेहतर हो सकती थी? महिला सफल होती नहीं है, उसकी सफलता के संदर्भ में नकारात्मक कारणों की खोज जितनी खूबसूरती के साथ और जितनी तत्परता के साथ में महिलाएं ही करने की कोशिश करती हैं, वो अपने आप में सवाल पैदा करती है। क्या कहती हैं विजय लक्ष्मी जी? धन्यवाद हिमांशु जी, आपने अपने प्रोग्राम पे मुझे बुलाया जी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूँ। मैं एक विमेन्स कॉलेज में पढ़ाती हूँ और हमारे सारे छात्राएं विमेन हैं और टीचर्स भी विमेन हैं। तो मुझे लगता है आपने मुझे एक बहुत ही गलत प्रश्न पूछा है, क्योंकि मैंने ये नहीं देखा है अपने ना अपने निजी जिंदगी में देखा। हम 3 बहनें थे, हमारे आसपास आस पड़ोस पे हमने सिर्फ इंस्पिरेशनल विमेन देखा, यहाँ पे भी हमने देखा। लेकिन मुझे लगता है आपका प्रश्न कुछ और है। आप ये कहना चाहते हो जो सास बहू वाली जो इशू है आपने वो उठाया, उसमें आपका कुछ एविडेंस मान सकती हूँ मैं कि ये क्यों होता है कि महिलाओं की तरफ समझदारी नहीं दिखाती या सहानुभूति नहीं दिखाती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी, महिलाएं वर्ग जैसे है और कास्ट जैसे है या कम्युनिटी जैसे है वैसे डिवाइडेड नहीं है, वो परिवारों में डिवाइडेड हैं। और मुझे लगता है ये समझना जरूरी होगा कि किस परिवार से वो महिलाएं आती है। दूसरा चीज है पितृसत्तात्मक सोच की। पितृसत्ता की सारी जिम्मेदारी सिर्फ पुरुष का नहीं होता, महिलाएं भी पितृसत्ता को बेरर्स होते हैं, वो भी उसको आगे लेते हैं। और पितृसत्ता का जो सोच होता है ना, उसमें महिलाओं को अच्छी महिला और बुरी महिलाओं में डिवाइड किया जाता है। उसमें पुरुष सिर्फ उसकी दायित्व नहीं होता कि इसको ठीक किया जाए, लेकिन ये सोच जो है वो महिलाओं पे भी थोपी जाती है। फिर जैसे जैसे कहते हैं ना, जैसे सास आगे आती है तो एक ऑनररी मेल की तरह वो उसको आगे लेती है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये समझना पड़ेगा कि ये रीजन है। ये रीजन ये नहीं कि महिलाओं के दुश्मन होते हैं। अगर आप विमेन्स मूवमेंट्स को देखेंगे, और गांधी ने पूरा विमेन्स मूवमेंट, अब आजादी का अमृत महोत्सव की बात करते हैं, हमारी सारी जो चीजें हैं, या आप देख लो अहिंसा की बात, और आप देख लो कि जो मूवमेंट थी सॉल्ट सत्याग्रह हो जो हो, वो गांधी ने अपने माँ से, अपने कस्तूरबा माँ से सीखा और सारे महिलाएं ही उनके साथ चले थे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसकी जो समझ आप बना रहे हो, मुझे उस समझ से भी आपत्ति है कि आप ऐसे क्यों सोच रहे हो। महिलाओं की दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन हाँ सब के साथ में सहमत हूं कि पितृसत्तात्मक सोच में बहुत महिलाएं और पुरुष दोनों जिम्मेदार हो सकते हैं। और वो जैसे फैमिली में डिवाइडेड हैं, वो कभी कभी उस सोच को आगे लेते हैं। उसमें जब गुड विमेन और बैड विमेन में डिवाइड होता है, और सुतपा जी ने बहुत अच्छा बोला कि उससे क्या होता है ना, एक ग्लोरिफिकेशन होता है। जो महिलाएं पितृसत्तात्मक सोच को आगे ले जाते हैं उनकी ग्लोरिफिकेशन होती है, ये अच्छी है, ये अपने ही कस्टम्स को आगे ले रही है। तो क्या कस्टम है जो वो आगे ले रही है? वही जो सास ने पहले बहू को तंग किया तो इन्होंने आपने दूसरे कर दिया। लेकिन आपका जो सोच है
उसमें मुझे ये अच्छा ही लगता है कि आप इंस्पायर कर रहे हैं विमेन को, दूसरे विमेन को सपोर्ट करने के लिए। मुझे उस सोच के साथ बिल्कुल सपोर्ट है। लेकिन आपका सोच जो है कि महिलाएं महिलाओं के दुश्मन होती हैं, ये मैं बिल्कुल नहीं मान सकती, क्योंकि मैंने सिर्फ इंस्पिरेशनल विमेन देखे। मिरांडा हाउस विमेन्स कॉलेज है, आप देख लो, टीचर स्टूडेंट एक दूसरे को किस तरह से मेंटर करते हैं, जो सीनियर स्टूडेंट है वो जूनियर को कैसे मेंटर करती है, और किस तरह की लीडरशिप उससे निकल के आती है। आप अपने आसपास भी देख लो। मैं तो कहूंगी कि महिलाओं की दोस्ती की वजह से, एक महिला दूसरी महिला की जो दोस्ती रखती है, पुरुष में उस तरह की दोस्ती मैंने नहीं देखी है। तो मुझे लगता है कि कुछ समझ जो आप है एक अलग तरीके से अगर रखा जाए, डेफिनेटली वी शुड इंस्पायर विमेन टू सपोर्ट अदर विमेन, ये जरूरी है, और मैं इसी पे बात रखना चाहती हूँ। धन्यवाद। नंदा जी, मैं आपके नजरिया की कदर करता हूँ, लेकिन आप मेरे पास में इस बात के लिए कोई उत्तर बात करते हैं, आप मेरी बात को खारिज कर रहे हैं, इसका कोई उत्तर आपके जहन में आता है कि आखिर अमेरिका जैसा देश, यहाँ पर महिलाओं की संख्या पुरुषों के बराबर ही है, अगर हम लिंगानुपात की बात करते हैं, इसके बाद भी अगर महिलाओं के प्रति इतना भरोसा है, तो क्यों अपना भविष्य एक महिला के हवाले तैयार करने के लिए आज तक तैयार नहीं हो पाया? क्या ये विचार, क्या ये सवाल आपके मन में बेचैनी पैदा नहीं करता कि ये तमाम विकसित देश, भारत के संदर्भ में हम इस दलील के साथ में कि हमारे यहाँ का संस्कार ऐसा रहा है, शिक्षा की कमी रही है, इसलिए ऐसी दिक्कतें हैं, पर जहाँ पे शिक्षा सर्वत्र व्याप्त हो चुकी है, ऐसी कोई डिग्री नहीं जो लोगों के पास नहीं, फिर भी महिलाओं के संदर्भ में ये नजरिया है, और वहाँ भी जहाँ महिलाएं बराबरी की संख्या में मौजूद है। आप मुझे पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, आप ही से पूछ रहा हूँ। हाँ, अच्छा चलिए। मैं कहूंगी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ महिलाएं तो नहीं वोट कर रही हैं ना, पुरुष भी कर रहे हैं वोट। तो वोटिंग जो है उसको देखना पड़ेगा। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन अगर माना जाए, आप पंचायती राज में देख ले, महिलाएं महिलाओं के साथ चल रही हैं, जहां आप महिलाओं को जगह देंगे वो दूसरी महिला के लिए जगह बना देगी। मैं तो यही देखी हूँ कि आज हम लोग जो हैं एक तरीके से आप डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की बात करते हैं, अमेरिका में हो या कहीं पे हो, मैं नहीं मानती हूँ कि एजुकेशन से सिर्फ सारे चेंजेस आएंगे। किस तरह की एजुकेशन है उससे भी बहुत डिफरेंस पड़ेगा। तो जो तरीका है एजुकेशन में, उसमें किस तरह से महिलाओं को रिफ्लेक्ट किया जाता है, उनके बारे में कैसे बात किया जाता है। जैसे आपने सोच लिया कि महिलाओं के दुश्मन है, लेकिन मैं नहीं सोच रही हूँ कि मेरी शिक्षा ने ये नहीं मुझे समझाया। तो मैं सरोजिनी नायडू, मेरी ये सोच नहीं है, मेरा तो ये सवाल है। मैं तो इस सवाल को लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ, क्योंकि मुझे इस बात को लेकर जहन में बेचैनी है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी होते हुए भी कुल मिला के हिस्सेदारी कितनी है प्रमुख स्थानों पे? 10%, 12%, 15%, 20%। और अगर हिस्सेदारी कहीं है भी तो उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था देनी पड़ती है कि उसमें कोई पुरुष आ नहीं सकता है, तब आपको जगह मिल रही है। इसलिए ये सवाल है। मुझे आना है हर्षिता पांडे जी के पास में, लेकिन सुतापा सान्याल जी बीच में कोई हस्तक्षेप करने जा रही थी, मैं उनका हस्तक्षेप सुनता हूं और फिर हर्षिता जी के पास चलता हूं। जी सुतापा जी, माफी चाहूंगा, आपको इंतजार करना पड़ा। हम विजय लक्ष्मी जी के साथ अग्री करते हैं। ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है महिलाओं में भी हो सकती है जी, इसका कोई ये नहीं कि केवल पुरुषों में ही होगा। और कभी कभी वो एक पैट्रियार्कल माइंडसेट का जो एक माहौल बना रहता है, उसमें वो जो महिला है वो कंफर्ट महसूस करती है उसी को कैरी ऑन करने के लिए। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली बात है ना, ये इंटरजेनरेशनल है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होता है, क्योंकि वो कंफर्ट जोन बना रहता है। अब चक्कर ये है कि इसी में आपको वैसी महिलाएं भी मिलेंगी जो खड़ी होंगी, स्टेटस को क्वेश्चन करेंगी और बदलने की बात कहेंगी। आप जो अमेरिका की बात कर रहे हैं हिमांशु जी, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हमारे यहाँ ये जो एडल्ट सफरेज है पहले आया कंपेयर टू यूएस। विमेन वर अलाउड टू वोट इन इंडिया बिफोर अमेरिका में ये आया। सेकेंडली, ये जो हिलरी क्लिंटन की बात हो रही है, देयर आर अ लॉट ऑफ, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जान रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पॉलिटिकल रीजंस आल्सो। ये जेंडर वाली जो इशू है ना, ये इतना लीनियर नहीं है कि लेबोरेटरी में आपने एक्स और वाई केमिकल डाला और जेड निकल के आ गया। नहीं, कई तरह के इसमें क्रॉस करेंट्स है, अंडर करेंट्स है। और हम आपको ये भी बताएं कि किस तरह से पेरेंट्स अपब्रिंग करते हैं अपने बच्चों को, लड़का को और लड़की को, वो भी जाके आगे नेक्स्ट जनरेशन में इम्पैक्ट करता है कि वो बच्ची आगे जाके सपोर्ट करेगी अपनी डॉटर इन लॉ को या फिर उसके खिलाफ जाएगी। तो अपब्रिंगिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और आप इस चीज से अग्री करेंगे कि हम लोग
with due respect to all and every man around here, जी, हम लोग लड़कों को बहुत ज्यादा एंटाइटलमेंट के सेंस के साथ बिंग अप करते हैं, लड़कियों पे तमाम रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। मैं इस बात से पूरी जगह इत्तेफाक रखता हूं सुतापा जी आपकी, और लेकिन मेरी शिकायत इस बात को लेकर है कि पुरुष तो इस प्रकार का काम करते ही हैं, पर महिलाएं उसमें बराबरी से भागीदारी करने की कोशिश क्यों करती हैं, ये सवाल है। सवाल इस बात का है कि अगर अच्छे स्कूल में पढ़ाने की हैसियत पेरेंट्स की एक बच्चे के संदर्भ में है तो प्राथमिकता बच्चे को क्यों मिलनी है। अगर सोनिया गांधी जी राजनीति में सक्रिय थी तो उन्होंने उत्तराधिकार के तौर पर, प्रियंका गांधी में लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते थे, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी पसंद राहुल गांधी क्यों बने रहे, ये जहन में सवाल सहजता से कौंधता है, और इसलिए ये सवाल लेकर मुझे इस कार्यक्रम में आना पड़ता है। हर्षिता जी मेरे साथ में हैं। हर्षिता जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या आप इस सच्चाई को इनकार करती हैं? आपने तो महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर काम किया, शिकायतें आई, क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि महिला आयोग में भी जो शिकायतें आती थी उनमें महिलाओं की शिकायतों में बड़ी संख्या महिलाओं के खिलाफ ही रहती थी, शिकायत रहती थी कि हमारी सास ने, हमारी ननद ने या अन्य मसलों के संदर्भ में भी महिलाओं ने हमें प्रताड़ित करने में महिलाओं को ही कोई कसर नहीं छोड़ी? सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे मैं सभी को, पैनलिस्ट जितने हैं यहाँ पे उनको और सभी दर्शकों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मुझे लगता है हिमांशु जी, ये बहुत एक कन्वीनियंट, एक सबसे सुविधाजनक ये स्टेटमेंट है कि महिलाएं आज जो स्थिति में हैं, द्वंद्व दर्जे पे हैं, उसकी जिम्मेदार महिलाएं ही हैं। ये इससे अच्छा मुझे लगता है कि कंफर्ट जोन समाज के लिए, पुरुषों के लिए कुछ भी नहीं हो सकता कि महिलाओं को ही जवाबदारी उनकी इस स्थिति की दे दी जाए। खैर, जहाँ तक मेरा विषय है, जो अनुभव रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर बैकग्राउंड रहा है, उसके बाद पॉलिटिक्स में आना हुआ है, तो दोनों जगह जो अभी डिस्कशन में तमाम चीज़ें निकल के आई हैं, मुझे लगता है एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का है। जब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन की तो हम बहुत ईजिली कह देते हैं कि महिलाएं माँ के रूप में, मदर इन लॉज के रूप में, एक फैमिली एज ए इंस्टीट्यूट के रूप में जो है वो ज़्यादा ये करती हैं। पर अगर आप जो है डिग्री ऑफ सीवियरिटी देखें क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स या डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो आप उसमें पाएंगे कि पुरुष जिस तरह के अपराध करते हैं, पुरुष जिस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, वो एक तरह से पूरा उनका फ्यूचर, उनकी लाइफ को डैमेज करने वाली चीज़ होती है। लेकिन इसमें कोई दोनों, जैसा हम कहते हैं कि समाज में एक दूसरे के पूरक है, एकदम आमने सामने का लड़ाई वाला विषय खासकर भारत में तो बिल्कुल भी, हम अगर हिस्ट्री को उठा के देखें तो कहीं पर भी ये नहीं रहा कि हमारे यहाँ पे दोनों प्रतिद्वंदी के रूप में रहे, दोनों पूरक के रूप में रहे हैं। जो हम कह रहे हैं कि महिलाओं की शिकायत करती हैं, तमाम चीज़ें करती हैं, ये है, पर मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। जो मेरे अनुभव हैं, चाहे वो सार्वजनिक जीवन के हों या अपने व्यक्तिगत जीवन के हों, मुझे लगता है कि महिलाएं जब जिस लेवल पे जाके सपोर्ट करती हैं, अभी तमाम लोगों ने अपनी पर्सनल चीज़ें कही, मैं भी बताना चाहूँगी, हम उस फैमिली से आते हैं जहाँ पे 4 बहनें हैं, 1 भाई हैं, तो जिस तरह से मदर की अपब्रिंगिंग रही, शायद वो जो हम एजुकेशन की बात करें कि सिर्फ एजुकेशन नहीं है, बिल्कुल निश्चित ही शिक्षा और साक्षरता, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिग्री रखने वाले लोग भी साक्षर लोगों की तरह व्यवहार करते हैं, और कम पढ़े या जिनके पास डिग्रीज नहीं है वो भी शिक्षित लोगों की तरह व्यवहार करते हैं। तो इसमें शिक्षा निश्चित ही एक बहुत, सिर्फ एक पैमाना नहीं हो सकता। महिलाओं को बहुत लेवल पे सपोर्ट करती। प्रतिद्वंदिता की बात है तो प्रतिद्वंदिता हर क्षेत्र में, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, और वहाँ पे जो उसको लगता है कि उसको क्लोजली जो है वो चेकमेट कर सकता है, उससे सभी एक स्वाभाविक मानव स्वभाव है कि उससे अपनी सजगता को रखना, अपने आप को सुरक्षित रख के अपने भविष्य को देखना। तो मैं इसको सिर्फ महिलाओं का एक गुण मानने में जो है अपनी असहमति महसूस, सबको असहमति व्यक्त करना अच्छा लग रहा है। हर्षिता जी का कहना है कि बड़ा सुविधाजनक है महिलाओं की स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराना, पर मेरा सवाल इस बात को लेकर नहीं है कि महिलाओं की स्थिति के लिए केवल महिलाएं जिम्मेदार है, पुरुष जिम्मेदार है, लेकिन महिलाएं कितनी जिम्मेदार हैं इसके संदर्भ में क्या एक ईमानदार विवेचन करने के लिए महिलाएं तैयार हैं? मैं सुतापा जी आपके पास में वापस आता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप अपने आसपास में नहीं देखती हैं कि एक पुरुष भी काम कर रहा है घर का और महिला भी काम कर रही है, लेकिन घर की बुजुर्ग महिलाओं की ये अपेक्षा है कि जो बहू उनकी बाहर नौकरी कर रही है वो बाद में 5:30-6 बजे घर आती है, तो उसके बाद उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बाद में खाना भी बनाए, बच्चों को पढ़ाए भी। बेटे के संदर्भ में उसकी कोई ये अपेक्षा नहीं है कि बेटा आके इस प्रकार के काम में मददगार करे। क्या इस सच्चाई से हम अपने समाज के बीच से इनकार करेंगे? क्या आप नहीं मानते हैं कि हाँ, इस प्रकार का वर्ग विभेद महिलाओं के स्तर पर ही है? मैं ससुर की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए पिक्चरें जो हमारे यहाँ बनती हैं तो पिक्चरें यही बनती है, सास भी कभी बहू थी, कभी ये आया कि पति भी कभी ससुर था। इस मानसिकता के संदर्भ में
क्या आप इनकार करेंगी कि वाकई महिलाओं के स्तर पर एक मुखरता की जरूरत है? हिमांशु जी, आपने स्वयं बोला मानसिकता की बात। एक्चुअली इट इज एन इशू ऑफ माइंडसेट, ठीक है ना। हमको ये जो माइंडसेट है, अच्छा हमने आपको पहले भी बोला कि इस तरह का माइंडसेट जो है पुरुषों को भी नुकसान पहुंचाता है। तो अब अगर कोई सास या मदर इस तरह से सोच रही है, तो अगर लड़का वैसा नहीं है तो उसको बैठ के भी तो समझाना चाहिए माँ को कि भाई समय बहुत बदल गया, अगर वो काम कर रही है तो मुझे भी लोड शेयर करना चाहिए घर में, ठीक है। तो अगर वो हम नहीं करेंगे मेंटली और हम एक बॉक्स में हम स्टक हो जाएंगे, ठीक है ना, फिर वो मैन बॉक्स बन जाएगा, वुमन बॉक्स बन जाएगा, इसी पे हम लोग विवाद करते रहेंगे। द रिक्वायरमेंट इज हमको सबको बदलना है, और माइंडसेट जो है इतना जल्दी बदलता नहीं। हमने आपको बोला ना, बहुत तरह के अनकॉन्शियस बायसेस हमारे मन में होती हैं, और वो सारा हमने आपको बताया वो महिलाओं में भी हो सकती है। इसी से हमको सबको इंट्रोस्पेक्शन करना, हमें देखना है कि कहाँ मेरा जो इम्प्लिसिट अनकॉन्शियस बायस है, वो अगर जेंडर बायस है तो क्यों है, और हम उसको किस तरह से हटा सकते हैं। ये तो अच्छा, कई चीजें होती है क्योंकि इनसिक्योरिटी रहती है, कई महिलाओं के मन में भी ये इनसिक्योरिटी रहती है कि अगर हमने अपने डॉटर इन लॉ को सपोर्ट किया तो मेरा बेटा मेरे से छिन जाएगा, ऑलरेडी छिन चुका है, ठीक है, शादी कर ली तो वो छिन चुका है। ये सब तो गलत अवधारणा है ना। अब जो बात गलत है वो तो गलत है, चाहे पुरुष सोच रहे हो, चाहे महिला सोच रही हो, आप सोच रहे हैं या हम सोच रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इंट्रोस्पेक्शन भी हमको करना चाहिए, और हमारे आजू बाजू अगर इस तरह की चीज हो रही है तो पोलाइटली हमें उस बात को भी उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि अब हम सही प्लेटफॉर्म पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सुतपा सान्याल जी भी फाइनली इस बात से इत्तेफाक कर रहे हैं कि हाँ, ये मानसिकता का विषय है। और मैं उस मानसिकता के संदर्भ में बात करना चाहता हूँ कि महिलाओं के संदर्भ में अगर मानसिकता नहीं बदलेगी, महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को लेकर, महिलाओं के अधिकारों के संदर्भ में, महिलाओं की हैसियत के संदर्भ में, तो बदलाव समाज में आएगा कैसे? इसी बात को मैं अनुमा जी आपके पास में आगे बढ़ाने के लिए ले जाना चाहता हूँ। अपनी पार्टी के संदर्भ में इनकार करना, अपने सेना के संदर्भ में इनकार करना, लेकिन आप क्या इस बात से इनकार करेंगी कि आप जितने भी नामचीन महिलाओं के संदर्भ में देखें, लता मंगेशकर अब स्वर्गीय हैं, भारत रत्न है, बहुत सम्मान्य हस्ती हैं, उनकी गुणों को लेकर जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन क्या उनके दौर के संदर्भ में इस शिकायत से आप रूबरू नहीं रही कि उन्होंने अपने दौर के अंदर और किसी महिला गायिका को बढ़ने नहीं दिया? ये शिकायत सामान्य तौर पर रही। तमाम क्षेत्रों के संदर्भ में भी आप देखिए तो इस बात को लेकर शिकायत रही है कि महिलाओं ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के संदर्भ में उतनी उदारता का परिचय नहीं दिया। क्या आप नहीं मानते कि इसमें बदलाव की जरूरत है? इस संदर्भ में एक व्यापक अभियान चलाए जाने की जरूरत है, ना कि केवल इतनी शिकायत करने की पुरुष हमें आगे नहीं बढ़ने देते। आपको जितना मौका मिला है उसमें तो कम से कम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, या इनकार है आपका? हिमांशु जी, मैं अगर अपनी पार्टी की बात करूं तो आप देखिए, भले ही आप उसको पॉलिटिकली कुछ भी कहें, लेकिन लड़की हूं लड़ सकती हूं जैसा कैंपेन जो शुरू किया गया है, उसमें आप देखिए 159 महिलाओं को चुनाव लड़ाया गया है, और वो अपने आप में सशक्त महिलाएं हैं कुछ, और कुछ ऐसी हैं जिन्होंने जूझा है, विषम परिस्थितियों से लड़ी हैं वो। तो आप व्यापक अभियान की जहां बात कर रहे हैं, आपके सीधे सामने एक एग्जाम्पल मैंने रख दिया है। अब रही बात फौज वाली, तो मैं आपको बताऊं एक बड़ी विचित्र बात है फौज में। अगर एक महिला और एक पुरुष अधिकारी दोनों ही क्वालिफाई कर रहे हैं और बराबर के नंबर आ रहे हैं उनके, और प्रमोशन के लिए कैसे कंसीडर किया जाता है, अरे ये पुरुष है, इसको अपनी वाइफ को मुंह दिखाना है तो उसे करो, ये तो डबल इनकम ग्रुप की है महिला अधिकारी, इसके लिए तो ये एडिशनल है, चलो कोई बात नहीं, इसका प्रमोशन नहीं भी होगा तो चल जाएगा। तो ये जो है ना, ये आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब आप यहाँ लता मंगेशकर जी की बात कर रहे थे, मुझे याद है सुमन कल्याणपुर के बारे में हमने ये कहानी, और भी लोगों के बारे में, उनकी अपनी बहन के बारे में हमने सुना है। तो वहां पर जरूर मैं समझती हूँ कि जहां प्रतिस्पर्धा इस कदर हो, उसमें मैग्नानिमिटी कितने लोग दिखा पाते हैं? क्या पुरुष दिखा पाते हैं? ये भी एक सवाल है। तो पुरुष भी वहां इतनी उदारता नहीं दिखा पाते। तो ऐसे में हम किसी के बारे में, एक पर्टिकुलर केस के बारे में कहेंगे, मैं तो ऐसे महिलाओं को जानती हूं जैसे अमृता प्रीतम है, अपने आप में सशक्त महिला। ऐसी महिला मृदुला गर्ग है, मृणाल पांडे है,
मैं इन लेखिकाओं की बात कर रही हूँ जो लेखक कहलाना चाहती हैं अपने आप को, अलग से महिला लेखिका कहलाने में भी उन्हें वो चाहिए नहीं है। तो वैसी महिलाओं को जब हम देखते हैं तो इस ईर्ष्या की बात को आप दोनों तरफ रखिए, क्योंकि जैसा सुतपा जी ने एक बहुत अच्छी बात आपको एक तरह से याद ही दिलाई है कि हमको जिस दिन से आजाद हुए थे तब से हमारी महिलाओं को वोटिंग का अधिकार है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और जैसे जैसे आप हमको चीजों से एक्सपोज करते जाएंगे के ऊपर, वैसे वैसे जो है अनुमा जी, मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, आपके संदर्भ में या महिलाओं के संदर्भ में हम चिंता या चिंतन जिस भी रूप में समझे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके संदर्भ में ऐसा एहसास है कि उन्हें जिस मुकाम पे होना चाहिए उस मुकाम पर नहीं है। पुरुषों के संदर्भ में होता है तो, लेकिन पुरुष के संदर्भ में तो मानते ही हैं कि उन्होंने तो अपने स्थान को ऊपर रखा ही हुआ है। चिंता इस संदर्भ में है, चिंतन इस संदर्भ में कि महिलाएं क्यों नहीं है और उसमें क्या महिलाओं को और सशक्त भूमिका निभाने की जरूरत है या नहीं है। क्या आप इंकार करते हैं कि नहीं नहीं महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई हुई है, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप पुरुषों के संदर्भ में विचार लगाइए, उसी पे दिमाग लगाइए। महिलाएं तो महिलाओं के लिए बहुत दमदारी से कर रही हैं। आपने उदाहरण देना चाहा कि आप देखिए ना हमने उत्तर प्रदेश में क्या किया। किस उत्तर प्रदेश में 403 सीटों में से जिसमें से 7 सीटें जीती कांग्रेस। पर क्या कांग्रेस पार्टी के अंतर्गत फैसला हुआ कि जिस पंजाब में आपकी सरकार थी वहां पर भी हम 40% महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं। जिस उत्तराखंड में संभावना थी कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में, हम वहां पर ये टिकट देना जा रहे हैं। महिलाओं को केवल एक प्रदर्शन की वस्तु के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर दिया गया उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक शो को इसमें दिखाने के लिए। ये सवाल है। दूसरा सवाल मैंने हर्षिता जी के संदर्भ में उठाया था। सोनिया गांधी जी के उत्तराधिकारी के तौर पर बात आई, राहुल गांधी जी को लगातार प्रोत्साहन है। लोगों के जहन में रहा कि इंदिरा गांधी की छवि तो प्रियंका जी में दिखती है, लेकिन हम महसूस करते हैं कि प्रियंका जी को वैसा अवसर नहीं मिला जैसा राहुल जी के संदर्भ में मिला। सवाल केवल इतना है कि क्या महिलाओं के स्तर पर आप नहीं मानते कि महिलाओं को अधिकार दिलाने के संदर्भ में, महिलाओं को सम्मान दिलाने के संदर्भ में और महिलाओं को स्थान दिलाने के संदर्भ में महिलाओं को और सजग भूमिका निभाने की जरूरत है? ये आपका इंकार है? नहीं, महिलाएं तो बहुत बढ़िया कर रही है, आप बाकी की चिंता करो। देखिए, मेरा कोई इनकार नहीं है, लेकिन आप अपने ही उस वाले में लपेटे में आए हैं। आपने कहा कि वो शोकेस के लिए था, आपने ये निर्णय दे दिया ना, आप जजमेंट दे रहे हैं ना। ठीक है, हम जानते थे कि वो शायद ना जीते और 7 सीट जीतने की बात नहीं है यहाँ। आप ये देखिए, अवसर देने की बात है। और जहां पर प्रियंका गांधी खुद जनरल सेक्रेटरी थी, उन्होंने ये किया है और उनको अगर लगता है या पूरी पार्टी को लगता है तो ये आगे भी होगा इम्प्लीमेंट। आप ये कैसे मानते हैं कि इम्प्लीमेंट नहीं होगा? उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सशक्त जगहों पर महिलाएं पहुंचेंगी तो दूसरी महिलाओं को हाथ बढ़ा पाएंगी। ये भी तो सोचिए आप। मैं अनुमा जी के साथ में इसे राजनीतिक चर्चा में तब्दील नहीं करना चाहता कि ये उत्तर प्रदेश में क्यों हुआ, उत्तराखंड में क्यों नहीं हुआ, पंजाब में क्यों नहीं हुआ। महिलाओं पर ही केंद्रित रखता हूं और मैं कमलेश जैन जी के पास में वापस लौटता हूं। और कमलेश जी, आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती हैं, जिस बात को मैं लगातार जाहिर करने की चेष्टा कर रहा हूं, कि महिलाओं के संदर्भ में महिलाओं को और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत समाज में है। महिलाएं लगातार केवल इतनी दलील के साथ में कि पितृसत्तात्मक मानसिकता है, पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुष ऐसा करते हैं, इतने कोई जिम्मेदार माना जाए, या सच में महिलाओं के संदर्भ में, बच्चियों के संदर्भ में, लड़कियों के संदर्भ में जिस अधिकार के साथ, जिस मुखरता के साथ महिलाओं को खड़ा होना चाहिए उसकी कमी है और अब ये बदलाव का समय आ गया है? जी, अब मैं आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्री करती हूँ, ये सच है जी। माताएं जो बच्चे और बच्चियों के पालन पोषण में एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, बहुत ज्यादा ही करती हैं, वो है, अभी भी है। जितनी भी अनपढ़ माताएं हैं वो बेटियों को वो चीज नहीं देती हैं, वो संरक्षण या वो खाना पीना या वो पढ़ने की सुविधा या काम नहीं करने की सुविधा नहीं देती हैं, बेटे को ज्यादा देती हैं। आगे भी जा करके मैं देखती हूँ जो सफल लड़कियां हैं उनको अपने पिता का संरक्षण ज्यादा मिला होता है, और जब भी पिता का संरक्षण बहुत अच्छा मिल जाता है, कभी कभी एक्सक्लूसिव भी मिलता है, तो फिर वो बहुत तरक्की करती हैं, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आता है। ये बात मैं कहीं ना कहीं एग्री करती हूँ। आज भी कम से कम 50 से 60% महिलाएं हैं जो महिलाओं के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती हैं, वो उनको बराबरी का अधिकार नहीं देती हैं, वो कहीं ना कहीं लड़कों को थोड़े ऊंची जगह पे रखती हैं। माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसा पॉलिटिकल नहीं है, मैं किसी पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद सोनिया गांधी को भी रीड किया है। सोनिया गांधी जी ने भी हमेशा राहुल को
थोड़ा कम होते हुए भी बुद्धि में उन्होंने उनको हमेशा आगे बढ़ाया और प्रियंका को पीछे छोड़ा। यदि शुरू से प्रियंका को आगे लाया गया होता तो प्रियंका आज कुछ होती, मेरा ये विश्वास है। मैं अनुमति आग्रह करूंगा, हमारा ये कतई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है तो अपन इस पे बहुत ज़्यादा नहीं जाते। कमलेश जी का अपना अनुभव है, उन्होंने उस बात को कहा, लेकिन मैं जो जानना चाहता हूँ वो डॉक्टर विजय लक्ष्मी नंदा जी के पास जाना चाहता हूँ और एक मूलभूत प्रश्न को लेकर बात करना चाहता हूँ। न केवल हमारे देश में बल्कि दुनिया में भी इस प्रकार का कल्चर है कि जब किसी लड़की का विवाह हो जाता है तो उसकी पहचान उसके पति के परिवार के साथ में जोड़ने का चलन है। मतलब उसका जो उपनाम है वो परिवर्तित कर दिया जाता है। आप शर्मा थे, आपकी शादी अगर वर्मा से हो गई तो आपका नाम अब वर्मा के साथ में ही होना चाहिए, एक मानसिकता है। क्या आप मानती है कि इस चलन ने भी महिलाओं की स्थिति को काफ़ी प्रभावित किया है और इस संदर्भ में परिवारों के स्तर पर महिलाओं को भूमिका निभाने की जरूरत है कि इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि सबका बच्चों के प्रति खासतौर पे पुरुषों के संदर्भ में दृष्टिकोण ये है कि बेटा होना इसलिए जरूरी है क्योंकि परिवार आगे कैसे बढ़ेगा, क्योंकि परिवार की पहचान, परिवार का नाम उस उपनाम के साथ है। क्या मानती हैं आप कि इस संदर्भ में बदलाव की जरूरत है और इसमें महिलाओं को कोई सशक्त तरीके से बात उठाने की जरूरत? कुछ महिलाएं इस पे बात उठाई भी हैं और कुछ लोगों ने अपने सरनेम चेंज भी नहीं किया है, तो ये तो है ही। लेकिन जो शादी होती है, जो एक कस्टम्स, राइट्स, जिस तरह की एक समाज की एक सोच विचार है, और क्योंकि ये इतने हिस्टोरिकली इतने समय से है तो इसमें जिस तरह का बदलाव आप चाह रहे हैं वो इमीडिएटली नहीं आ सकता। और दूसरी जो चीज है कि ये नाम जो है ये एक चॉइस का नाम है या जो एक पेट्रियार्कल सोच का है, पितृसत्तात्मक सोच है, एक प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की बात है, नाम की बात है, एक नेटल और मैरिटल फैमिली में आप चले गए तो आपका नाम भी चेंज हो गया, आप उस घर की हो गए, आप पराये धन हो, इस तरह की सोच समझ रहती है। लेकिन मुझे लगता है कि उसको उस एक सिर्फ एक ही तरफ से हम नहीं देख सकते, ये एक कम्युनिटी की भी बात है। इसमें एक सोच और समझ सिर्फ ऊपर से नहीं आ सकता, ये अंदर बदलाव या जो मानसिकता की बात आप कर रहे हैं, माइंडसेट की बात करते हैं, वो अंदर से आना चाहिए। मुझे लगता है इस पे कोई कोएर्शन नहीं होना चाहिए, कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, उससे बात बनती नहीं है, वो बिगड़ जाती है। क्योंकि हमारी अधिकार इतना भी नहीं कि हम सारे प्राइवेट बातों पे सब जगह जाके इंटरवीन करें। तो ये जो सरनेम की बात बहुत ही सुपरफिशियल एक है लेकिन एक इम्पोर्टेंट भी है। तो ये मैं चाहूंगी कि ये बदलाव इस तरह से आए कि लोगों की अपनी सोच, अपनी समझ, एक चॉइस बेस्ड। अब मैंने बहुत सारे कपल्स को मैं मिली हूँ जिन्होंने 2 नाम लिए, अपने हस्बैंड ने वाइफ का नाम भी ले लिया, तो इस तरह की भी सोच और समझ निकल के आ रही है। वो ड्रॉप कर ले, सरनेम नहीं ले, उससे बड़ा सोच ये हो सकता है कि आप शादी को और इक्वल करें, डाउरी को हटाए, प्रॉपर्टी राइट्स विमेन को दे। हमारे कंट्री में अब जितने लॉज है, मैं तो कहूंगी एक लीगल पैराडाइज है इंडिया, हर तरह की लॉज है विमेन के लिए। तो डाउरी के लिए ना, प्रॉपर्टी के लिए हाँ, ये अगर हम कहने लग जाएं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विमेन के सेल्फ रिलायंस की बातें हो, जो दूसरी चीजें हैं जो जैसे आप कह रहे हो ना सरनेम की बात, ये सब अंदर से आना चाहिए। दैट शुड बी अ मूवमेंट ऑन इट्स ओन। उस पे कोई कोएर्शन और दबाव नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा नंदा जी सवाल इस बात का है कि जो आपने बात कही अंदर से आना चाहिए, ये जो अंदर से आने की बात है, क्या आपकी अपेक्षा है कि ये पुरुषों के द्वारा अंदर से आएगी या महिलाओं के स्तर पर ये अंदर से आना चाहिए? जब कोई लड़की, आज की तारीख में ये बदलाव चल रहा है, पर जब कोई लड़की इस निर्णय को क्रियान्वित करना चाहती है तो विरोध में खड़ा कौन होता है? लड़की की मां भी और लड़की की सास भी। कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा करोगे? इसके संदर्भ में कुछ कहेंगे आप? आपको समझना होगा, और मैं ये बार बार कह रही हूँ कि ये जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पितृसत्तात्मक सोच है, इसको महिलाएं और पुरुष दोनों साथ लेके जाते हैं। ये परिवार के बारे में बात है, ये कोई वर्ग या कोई कम्युनिटी और कास्ट की बात नहीं है, ये एक परिवार के बारे में बात है। और विमेन चाहते हैं कि अपने परिवार की जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है, उसको मेंटेन रखे। हाँ, क्या माँ बड़ा रोल प्ले कर सकती थी? क्या वो उसको चेंज कर सकती थी? जरूर कर सकती थी और रोल प्ले कर सकती है, लेकिन इसमें आपको देखना पड़ेगा सत्ता किसके हाथ में है। अगर पुरुष प्रधान समाज में, सत्ता किसके पास है? सत्ता जो है वो पुरुष के पास है, उसके परिवार के जो पुरुष है, जो हेड ऑफ हाउस होल्ड है, उनके पास सत्ता है। तो सत्ता जब तक महिलाओं के हाथ में नहीं आ जाता है, एक तरह का एक इक्वल फैमिली नहीं बनती है और फैमिली के अंदर एक डेमोक्रेसी ऑफ इमोशंस नहीं चलेगी, तब ये चेंज आएगा। इसमें एंगेजिंग मेन एंड बॉयज इन दिस, एंड आई अग्री दैट सर्टन जो
कुछ लड़के हैं एंटाइटल होके बढ़ते हैं, उसमें माँ का भी रोल है, लेकिन उसमें मुझे लगता है महिला पुरुष की बात नहीं है, पितृसत्तात्मक सोच और कौन उसको कैरी कर रहा है। लेकिन आपसे मैं इस बात पे जरूर सहमत हूं कि विमेन कैन मार्च फॉरवर्ड और इसकी और मूवमेंट्स बन सकती है और साथ हो सकती है, और जो भी जहां पे नहीं हो रहा है उसमें और करने की जरूरत है। मैं अपने कार्यक्रम को अंतिम मुकाम पर ले जाने की कोशिश करता हूं और मैं हर्षिता पांडे जी से समझना चाहूँगा कि हर्षिता जी, हम काफ़ी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर महिलाओं के संदर्भ में जब महिला दिवस मनाया जाता है तो महिलाओं को और शक्ति संपन्न बनाने की ज़रूरत है, उनको अधिकार संपन्न बनाने की ज़रूरत है। अड़चन कहाँ है? सारे पुरुष तो मंचों पर आकर बोलने के लिए तैयार रहते हैं कि महिलाओं के लिए सब कुछ किए जाने की ज़रूरत है, और इस पैनल के अंतर्गत सब लोग कह रहे हैं कि महिलाएं तो महिलाओं के संदर्भ में कतई कोई दिक्कत पैदा करती नहीं। अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत मेरा साथ कमलेश जैन जी ने दिया है, फिर भी महिलाओं को स्थान नहीं मिल रहा। तो पुरुष लगातार बोल रहे हैं महिलाओं को मिलना चाहिए। महिलाओं के संदर्भ में आप मान ही रहे कि हमने तो कभी महिलाओं के संदर्भ में कोई अवरोध डाला ही नहीं है, फिर भी महिलाओं को स्थान नहीं मिल रहा। कौन रोक रहा है? वो तीसरी ताकत कौन सी है? क्या ईश्वर ने तय कर रखा है कि महिलाओं को स्थान नहीं मिलने देना? इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो पूरा हमारा आज का डिस्कशन रहा है कि महिलाएं जो हैं वो महिलाओं को उस तरह का एनेबलिंग एनवायरनमेंट या सपोर्टिव रोल पे नहीं रहती। लेकिन जैसा कि अभी डॉक्टर नंदा ने भी जो बात कही कि बेसिकली पावर या डिसीजन मेकर, पॉलिसी मेकर्स कौन है, तो ज़्यादातर जो अभी अधिकार संपन्न है वो पुरुष ही हैं। तो ऐसे में समाज का पूरा या परिवार का पूरा रुझान महिलाएं कैसे तय करेंगी, इस पे थोड़ा सा शायद आवश्यकता है सोचने की। दूसरी बात मैं जो कह रही हूँ वो सभी 2 लाइन की बात है। हमारे समाज में, हमारे देश में, विश्व में बात महिला सशक्तिकरण की होती है, वुमेन एम्पावरमेंट की होती है, लेकिन एक सशक्त महिला को स्वीकार करने का मनमानस, everybody is discussing big things about women empowerment, but do we have certain mindset to accept a empowered woman? वो माइंडसेट कहाँ है हमारे पास में जो हम बात कर रहे हैं? इसमें महिला पुरुष की सिर्फ बात नहीं हो रही है, एक टोटल जो हम कह रहे हैं कि जो है वो न्यूट्रिशन में महरूम रखती है, कुछ अपब्रिंगिंग में माँ महरूम रखती है, लेकिन न्यूट्रिशन पे मैं पूछती हूँ प्रॉपर्टी राइट्स पे कौन महरूम रखता है? तो जब हम बात करते हैं सशक्तिकरण की तो इसमें सिर्फ एक एजुकेशन के लेवल की या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की, आप ये बताइए, चलिए पॉलिटिक्स में तो हम मान के चलते कि कॉम्पिटिशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, न्यायपालिका को क्या हुआ है? क्यों हमारे देश में न्यायपालिका में अभी भी महिला जजेस की स्थिति जो है वो 30 को क्रॉस नहीं कर पाती है? तो ये कह देना मुझे लगता है कि निश्चित ही हम महिलाओं को भी कहीं ना कहीं ईमानदारी से, आप जो कह रहे हैं, निश्चित ही इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है। हम सभी एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से, तो बहुत कन्वीनियंटली इस चीज़ को कह देना कि इंट्रोस्पेक्शन करके हम ही सुधारें, नहीं। मुझे लगता है कि जिनके पास ज़्यादा अधिकार संपन्नता, जिनके पास प्रथम दर्जे का जो एक स्थिति है, कहीं ना कहीं उनको भी देखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा असमंजस है पैनल के अंदर, कहीं ना कहीं मान तो रहे हैं कि हाँ हम लोग भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं महिलाओं के संदर्भ में स्थिति को लेकर, हमारी कोई ना कोई भूमिका है नकारात्मक कि हमने महिलाओं को उतना स्थान नहीं दिया, पर खुले तौर पर माने गए। मैं सुतापा जी थोड़ा सा और विस्तार देना चाहूँगा इस बातचीत को। क्या आप नहीं मानती है कि किसी महिला का जो हमारी अपरिचित है और सफलता के शिखर पर है तो हम सब ताली बजाने के लिए तैयार हैं, रोल मॉडल मानने के लिए तैयार हैं, सराहना करने के लिए तैयार हैं, लेकिन महिलाओं में ही अगर अपनी बगल की सीट पर बैठी हुई महिला कोई तरक्की कर रही है तो उसे स्वीकारने में परेशानी हो जाती है, थोड़ा अखड़ जाता है, उसके संदर्भ में कारण तलाशते हैं, यार इसकी योग्यता के कारण नहीं, इस कारण से हो गया होगा। ऐसी कोई जरूरत महसूस करती है बदलाव की आप, या इनकार करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है। आपको दोनों तरह की महिलाएं मिलेंगी, एक जो अगले को बढ़ावा भी देगी क्योंकि शायद उसको किसी ने बढ़ावा दिया, किसी महिला ने बढ़ावा दिया, और वैसे भी मिलेंगे जो उसको रोकने की कोशिश करेंगे, टांग खींचने की कोशिश करेंगे। ये तो पुरुषों में भी है, दिस इज ह्यूमन नेचर, ठीक है ना। और मेरा कहना एक जो छोटी सी बात है वो है कि आज भी अगर आप देखेंगे तो जो ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का जो पावर है वो आज भी परिवारों में लार्जली, आई एम नॉट सेइंग एवरी फैमिली, लार्जली पुरुषों पर ही जी। इवन इन ऑर्गेनाइजेशंस अगर आप देखेंगे, आप भी स्टडी किए होंगे कि देखिए शुरू में अगर कॉर्पोरेट भी आप देखेंगे, नीचे के स्तर पे बहुत महिलाएं रिक्रूट होती हैं, लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाते जाते वो हट जाती हैं। इसको लीकी बकेट और कई तरह के नाम देते हैं।
तो इसके लिए क्या जिम्मेदार है? बहुत सारी चीजें। एक केवल महिला का खड़ा हो जाना एज अ बैरियर इज नॉट दैट, देयर आर सो मेनी अदर बैरियर्स, सोशल बैरियर्स है, कल्चरल बैरियर्स है। और अब तो हम आपको बताए जो पैंडेमिक आया, इसमें एक और बहुत बड़ा प्रश्न उठ गया कि महिलाओं को नौकरी से रिजाइन करना पड़ा, और वो जाएंगे नहीं, मोस्ट ऑफ देम दे वोंट जॉइन देयर जॉब्स। व्हाई? क्योंकि घर में केयर वर्क के हिसाब किताब मतलब बात बन गई। कोई परिवार में बीमार है, बच्चे भी आजकल सब कुछ, स्कूल तो अब जाने लगे हैं, बीच में तो स्कूल नहीं जा रहे थे, सारी चीजें ऑनलाइन। तो कितनी माताएं स्वतः, ठीक है ना, छोड़ के घर में बैठी हैं। इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि अगर महिला के साथ ये प्रॉब्लम है, ये बैरियर है, तो केवल महिला ही जिम्मेदार है। समाज भी जिम्मेदार है, वो खुद भी जिम्मेदार है, पुरुष भी जिम्मेदार है, उसका परिवार जिम्मेदार है, उसकी वो भी जिम्मेदार है। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी है सुतापा जी की। कोई वर्ग अपने हक से वंचित है, अपने मुकाम से वंचित है, इसके लिए बाकी लोग तो जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। अफसोस की बात इस बात की है कि जो वर्ग वंचित है उस वर्ग से जुड़े हुए लोग खुद भी जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं ये स्वीकारोक्ति इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ रही है। महिलाओं के कमतर होने में महिलाओं की भी अपने आप में एक भूमिका है। इस बात को एक लंबे डिस्कशन के बाद नतीजे तक पहुंचने में तो हम सफल हो रहे हैं, पर इससे उभरे कैसे, ये एक सवाल है। और इस उत्तर लेने के लिए मैं कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर विजयलक्ष्मी नंदा जी के पास इसलिए जाना चाहता हूँ कि वो शैक्षणिक क्षेत्र से ताल्लुक़ रखती हैं, बहुत प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ी हैं। उनके जहन में कोई समाधान है जिसके तहत कम से कम महिलाएं तो महिलाओं के संदर्भ में सहयोगी की भूमिका रहें, उस हैसियत से बढ़ाने की भूमिका में रहें जिसके संदर्भ में वुमेन्स डे के अंतर्गत अपेक्षा तमाम मंचों से व्यक्त की जाती है। मैं तो मानती हूँ कि महिलाएं महिलाओं के साथ ही है, तो मैं ये आपके बात से सहमत नहीं रखती हूँ। लेकिन एज रोल मॉडल आप देख लीजिए, स्मृति ईरानी हमारी मिनिस्टर हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, और उन्होंने काफी काम किया है महिलाओं के लिए। उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी बनी है। तो उस पॉलिसीज को अगर हम इम्प्लीमेंट करें एज फैमिलीज, एज यू नो विद इन द स्टेट, दैट वुड बी वेरी गुड। पॉलिसी की समझ बनाए। और 3 चीजें हैं जो बहुत जरूरी है अभी। एक है एसेट ओनरशिप, जो प्रॉपर्टी की बात हो, दूसरे तरह की जो ओनरशिप है वो आए। और फिर एजेंसी जो कि एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाए, क्योंकि महिलाएं वर्कफोर्स में बहुत कम है, उसकी चीज बनाए, उसका एक रास्ता खोले। और जो नेक्स्ट चीज जो है वो एजिंग विमेन एंड मेन दोनों पे सिक्योरिटी उनकी बढ़ाया जाए। उससे क्या होगा, जो बेटों पे ज्यादा जिम्मेदारी रहती है कि आप हमें एक बेटा चाहिए जो हमारा केयर ले, वो चेंज होगा अगर सोशल सिक्योरिटी बने। तो ये 3 चीजें हैं। नंबर 1 एसेट ओनरशिप, नंबर 2 एजेंसी बढ़ाना लोगों की, उनको एजुकेशन के थ्रू, एम्प्लॉयमेंट के थ्रू, उनके नेगोशिएशन स्किल्स। आप खुद एनएफएचएस के डेटा देख लीजिए, विमेन की डिसीजन मेकिंग पावर अभी तक उतना नहीं बढ़ी है जितना बढ़ना चाहिए। एंड थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप एजिंग में अगर सोशल सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं ओल्ड एज फैमिली में, उससे आपका जो सारा दृष्टिकोण है ना कि एक बेटा जरूर चाहिए, वो चेंज हो सकता है। तो मेरे तरफ से तो इतना है। और मैं मानती हूँ कि आपका क्वेश्चन जो था वो ये था कि शुड वीमेन बिकम बेटर इन सपोर्टिंग एंड एनेबलिंग अदर वीमेन। आई थिंक दे शुड डेफिनेटली। और उसमें वो शेरिल सैंडबर्ग की एक बहुत अच्छी किताब है लीनिंग इन, कि आप ऐसे ग्रुप्स बनाए, क्योंकि विमेन की नेटवर्क्स उतनी अच्छी नहीं बनती, वो काम करके घर वापस चले जाते हैं। तो उनकी नेटवर्क्स और स्ट्रॉन्गर बननी चाहिए। हम तो उसी नेटवर्क से और वैसे ही जो ओल्डर विमेन उनके कंधे पे खड़े होके आज यहाँ खड़े हुए हैं। तो मैं तो कहूंगी कि आई ओ एवरीथिंग टू विमेन, बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर देयर आर अदर काइंड्स ऑफ विमेन। आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर नॉट, बट लार्जर सिस्टमिक और पावर स्ट्रक्चर्स को चेंज करने की जरूरत है। हाउ वी लुक एट पावर जब कंपैशनेट होगी, संवेदनशील और एक सद्भावना के साथ सिर्फ नहीं, समान भाव से भी अगर पावर रिफ्लेक्ट करेगा हर जगह, पुरुष और महिला दोनों, उससे बड़े चेंजेस आएंगे। तो कुल मिला के मैं बातचीत के मुकाम पे पहुंचूं तो इस बात से इत्तेफाक रखा जा सकता है कि महिलाओं के संदर्भ में बड़े बदलाव की जरूरत अभी भी समाज के बीच में है। सभी क्षेत्रों में काम किए जाने की जरूरत है, लेकिन तमाम लोगों से हम अपेक्षा रख रहे हैं कि आपको ऐसा काम करना चाहिए, इस क्षेत्र में काम होना चाहिए, सरकार के स्तर पर है, समाज के स्तर पर है, पुरुषों के संदर्भ में है, मानसिकता के संदर्भ में। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं को महिलाओं के संदर्भ में ज़्यादा उदार, जवाबदेह और संवेदनशील होने की जरूरत है।
एक जो महत्वपूर्ण बात आखिरी में डॉक्टर विजयलक्ष्मी नंदा जी कह रहे थे कि एक बेटा जरूर होना चाहिए। थोड़ा हमें अपने समाज में अगल बगल में दृष्टि डालनी चाहिए। जिन घरों में 3-3 बेटे थे उनके माँ बाप अनाथालय के तौर पर वृद्धाश्रम में जगह खोजते दिख रहे हैं, और इसके उलट जिनके घर में एक बेटी या केवल 2 बेटी थी, वो देख पाते हैं हम कि वो बेटियां जितनी संवेदनशीलता के साथ अपने माँ बाप की देखभाल करती हैं, वैसा कर पाने में बेटे नाकाम रहते हैं। इस बदलाव को अगर हम अगल बगल में देखेंगे तो शायद बेटों के संदर्भ में जो हमारी हसरत है उसमें कुछ कमी आएगी, और बेटियों के संदर्भ में हमारी संवेदनाएं कुछ ज़्यादा आत्मीयता के साथ उमड़ेंगी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद एक सार्थक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार की प्रतिद्वंद्विता की भावना रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है, उसके संदर्भ में जॉन एलिया ने कमाल का शेर कहा, क्या ताल्लुक करें ये कहने में, क्या ताल्लुक करें ये कहने में, वो भी खुश हैं उससे जलते हुए। ये जो बात है, इस बात को महसूस करने की जरूरत है। महिलाओं के संदर्भ में अगर महिलाएं तरक्की करें तो उसमें महिलाओं को प्रसन्न होने की जरूरत है। उनकी प्रसन्नता ही इस वर्ग की उन्नति में सबसे बड़ी मददगार होगी। अगर महिलाओं को ही महिलाओं की तरक्की में परेशानी हुई तो फिर भविष्य को कोई उम्मीद कैसे दिखाई देगी? विचार कीजिए। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।